हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर 2018 में एएन इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम पेपर आया था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, तो वो सब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। इस तरह से हमें पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से कौन से सब्जेक्ट के कितना वेटेज आता है एग्जाम के अंदर। टेक्निकल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट ए में। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो था, इफ़ 50 हर्ट्ज मोटर ऑपरेट्स एट 60 हर्ट्ज देन वोल्टेज इज। अगर कोई मोटर जो है 50 हर्ट्ज पे डिज़ाइन की गई है और 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है तो वोल्टेज क्या होगा। तो मोटर में क्या होता है, V/F वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे V/F जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 निकालना है हमको। वोल्टेज क्या होगा जब 60 हर्ट्ज पे ऑपरेट करेगा, तो V2 क्या हो जाएगा यहाँ से F2/F1 इंटू V1। तो ये हो जाएगा 60/50 इंटू V1 इक्वल टू 1.2 V1। तो जो हमारा V2 जो वोल्टेज है वो आ जाएगा यहाँ से V2 इक्वल टू 1.2 V1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर इज गिवन बाई। तो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है V इक्वल टू डी साई बाई डी टी। और साई को हम क्या क्या लिख सकते हैं, साई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साई इक्वल टू होता है एन फाई, और इसको हम लिखते हैं एन फाई इक्वल टू हमारा होता है एल आई, जहाँ पे एल है इंडक्टर है और आई जो है करंट है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी का होता है वी इक्वल टू डी साई बाई डी टी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज नॉट ए लाइन पैरामीटर। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं आर, एल, जी एंड सी। ये होता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ऑप्शंस जो दे रखे थे उसके अंदर 5th ऑप्शन था सीरीज रेजोनेंस करके। तो सीरीज रेजोनेंस जो होता है वो हमारा लाइन पैरामीटर नहीं होता, तो वो करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लॉजिक गेट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा लॉजिक गेट यूज में लिया जाता है, तो ये होता है एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू। ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ द लाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा लेंथ, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लाइन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कोगिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाई। कोगिंग क्या होता है, कोगिंग एक फिनोमिना होता है हमारे पास, जब स्टेटर और रोटर टीथ जो है इक्वल होते हैं तो वो आपस में लॉक हो जाते हैं, जो मैग्नेटिक लॉकिंग बोलते हैं इसको। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टीथ जो होते हैं उनको स्क्यून कर देते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, स्क्यूड टीथ जो होते हैं, इससे हमारी कोगिंग जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर फील्ड कोयल एमएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन। तो इंडक्शन मोटर में जो फील्ड कोयल एमएमएफ होता है वो किस से लिंक होता है, ये होता है स्टेटर से, रोटर से, और कहाँ होता है, एयर गैप में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉबैक ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर इज। तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का क्या ड्रॉबैक होता है। इसके अंदर जो ऑप्शंस में दिए हुए थे उसमें एक ऑप्शन था कि इफ़ 1 फेज ऑफ द 3 फेज ट्रांसफॉर्मर फेल्स, तो अदर 2 फेज जो होते हैं वो भी हीटिंग, एक्सेसिव करंट ड्रॉ करने की वजह से हीटिंग हो जाती है और ट्रांसफॉर्मर जो है स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमें पूरी यूनिट को ही निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर। मैक्सवेल ब्रिज किस लिए यूज में लिया जाता है, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। ये जो है एल को मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नोर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए एंड गेट। तो एंड गेट को अगर हम नोर गेट की हेल्प से बनाएं तो कितने नोर गेट रिक्वायर होंगे। तो इसका हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके अंदर हम नैंड और नोर गेट निकाल सकते हैं।
तो ये नैंड गेट है, ये नोर गेट है। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका एक हमने बना रखा है, नोट एंड और एक्सोर, और ये होता है एक्स नोड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने गेट्स रिक्वायर होते हैं। तो नैंड गेट जो है वो यहाँ पे हमें मिलते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और नोर गेट है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है 1 3 और 2 को सफल कर देते हैं तो 3, और ये 2 4 एंड 5 को भी सफल कर देते हैं तो 5 एंड 4। तो यहाँ से हमें एंड गेट के लिए कितने नोर चाहिए, 3 नोर चाहिए होते हैं। और अगर पूछेगा कितने नैंड चाहिए तो 2 नैंड गेट चाहिए होते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने चाहिए, 3 नोर गेट यहाँ पे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय विच लॉ। तो ये होता है केल्विन लॉ से हम देते हैं, क्यों देते हैं हम, कंडक्टर की जो इकोनॉमिकल साइज होती है उसको केल्विन लॉ से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडक्शन मोटर रनिंग एट मोर देन सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड। तो जो इंडक्शन मोटर जो होती है सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रन करती है, अगर उससे ज़्यादा स्पीड पे रन करती है तो उसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस जनरेटर। ये हो जाएगा एसिंक्रोनस जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, टॉर्क टू वेट रेशियो इज द इंडिकेशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन है मेजरमेंट का, टॉर्क टू वेट रेशियो इज द इंडिकेशन ऑफ सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट करंट इज। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो है करंट हमारी होती है मिनिमम होती है। तो करंट का जो है ऐसे ग्राफ बनता है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में करंट है हमारी वो मिनिमम होती है। और अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट का पूछे तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ ब्रशेज रिक्वायर्ड इन लैप वाइंडिंग मशीन। तो लैप वाइंडिंग कनेक्टेड मशीन में नंबर ऑफ ब्रशेज जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक ओवरशूट इज इंडिकेशन ऑफ। तो पीक ओवरशूट जो है कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, ये इंडिकेशन होता है डैम्पिंग रेशियो जीटा का। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिकल एंगल फॉर शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग शुड बी लेस देन। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए इलेक्ट्रिकल एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाइड्रो स्टेशन कंडक्ट कनेक्टेड बिटवीन सर्ज एंड टैंक इज, क्या होता है, पेनस्टॉक। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है, हम लिखते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्किन इफेक्ट जो है इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू अंडर रूट में पाई एफ म्यू नोट म्यू आर इंटू सिग्मा। तो स्किन इफेक्ट इन सब चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और ये सरफेस फील्ड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन है कि स्किन इफेक्ट डजंट डिपेंड ऑन, तो उसके अंदर जो ऑप्शन इसके अंदर इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। क्वेश्चन नंबर 23 है, शेडेड पोल मोटर रोटेशन डायरेक्शन इज फ्रॉम। तो शेडेड पोल मोटर के अंदर रोटर की डायरेक्शन, जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो अनशेडेड टू शेडेड एरिया में होती है, टू शेडेड। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये 8.85 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग मेथड्स जो
होते हैं उसके अंदर कैपेसिटर जो होता है वो कनेक्टेड होता है इन सीरीज विद ये जो होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग हम कह सकते हैं। इसमें दो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो हमारे जो होते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डाइवर्टर इज यूज्ड इन विच मोटर। तो डाइवर्टर जो होता है सीरीज मोटर में यूज लिया जाता है। किस लिए यूज लिया जाता है? स्पीड कंट्रोल करने के लिए। स्पीड जो है डाइवर्टर से हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इलेक्ट्रिक पैरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर जो होता है हाई वोल्टेज जो है, हाई टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 27 है, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं? तो एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम जो एमीटर है उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये हमारा होता है एमीटर, इसके पैरेलल में जो है हम एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं? सीरीज के अंदर हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेपर मोटर कन्वर्ट्स। तो स्टेपर मोटर जो होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तरह यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेथड यूज फॉर फास्टेस्ट स्टॉप ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर को हमें फास्टेस्ट स्टॉप करना होता है, तो इसके लिए हमारे पास जो फिनोमिना होता है उसको हम प्लगिंग बोलते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? रिवर्सल ऑफ टू फेजेस। 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसके 2 फेजेस जो होते हैं, कोई भी 2 फेजेस को हम रिवर्स कर देते हैं। 2 फेजेस रिवर्सल। तो ये हो जाएगा प्लगिंग होता है, ये फास्टेस्ट स्टॉप का मेथड होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, फेज मार्जिन इज इंडिकेशन ऑफ। फेज मार्जिन जो है कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, किसका इंडिकेशन होता है? ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। इंडिकेशन जो है ये होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी का इंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33, फीडबैक इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सिस्टम। तो फीडबैक किस तरह के सिस्टम में यूज में ली जाती है? क्लोज लूप सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी पोल्स आर देयर एट ओरिजिन इन 2 टाइप सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम के अंदर ओरिजिन पे कितने पोल्स होते हैं? तो टाइप 2 सिस्टम को हम किस तरह से लिखते हैं? होता है यहाँ पे हमारा s² जो है फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ होता है, जो ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पे हम कुछ भी s+1 + st लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा s² दिया हुआ होता है। तो जो s² है ये टाइप 2 सिस्टम होता है, जिसमें s दिया होगा उसमें टाइप 1 सिस्टम होगा। s³ दिया हुआ है तो टाइप 3 सिस्टम है। इसके अंदर ओरिजिन पे जो पोल होते हैं, जितनी यहाँ पे हमारे पास पावर होती है उतने ही पोल है। तो ओरिजिन पे यहाँ पे पोल हो जाएंगे 2 पोल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एम्पलीफायर इज यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में जो नॉर्मली होता है हमारे पास ऑप एम्प यूज में लिया जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 36 है, फाइनल वैल्यू थ्योरम गिव्स। फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होती है वो क्या देती है? हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू देती है। स्टेडी स्टेट वैल्यू, इसके अंदर हम जो टाइम डोमेन में होता है t टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम है, और s डोमेन में लिखते हैं s टेंस टू 0। क्वेश्चन नंबर 37 है, xt वेयर t टेंस टू इन्फिनिटी कॉल। तो t टेंस टू इन्फिनिटी हमने अभी देखा है स्टेडी स्टेट वैल्यू, इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम बोलते हैं हम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस की यूनिट पूछी थी इसके अंदर। तो रिलक्टेंस की यूनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू
MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ से रिलक्टेंस हमारे पास आ जाएगा, रिलक्टेंस आ जाएगा MMF अपॉन फ्लक्स। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न। MMF जो होता है इसकी एम्पियर टर्न होती है, और यहाँ पे हो जाएगी वेबर। तो रिलक्टेंस की यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको बोलते हैं हम लोड फैक्टर। नहीं, लोड फैक्टर नहीं बोलते इसको डिमांड फैक्टर बोलते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, इसको बोलते हैं डिमांड फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच लॉसेज आर कांस्टेंट इन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में जो होते हैं हमारे पास ये कोर लॉसेज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ये थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो थर्मोकपल जो होता है हमारे पास सीवेक इफेक्ट पे बेस्ड होता है, ये हो जाएगा सीवेक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन इंडक्शन मोटर फ्लक्स इज कांस्टेंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू। इंडक्शन मोटर में अगर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होएगा? तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो हमारा होता है ये प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट होता है। तो अगर हमारा फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? आर्मेचर करंट। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के। क्वेश्चन नंबर 43, इफ यू चेंज 3 फेज सिस्टम टू 6 फेज सिस्टम, कोरोना लॉसेस विल। तो 3 फेज सिस्टम से हम 6 फेज सिस्टम में जाएंगे तो कोरोना लॉसेस क्या हो जाएंगे? तो हमारा पर फेज कोरोना लॉसेस हम जो है पर फेज में फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल अपन 6 फेज के लिए निकालेंगे तो कोरोना लॉसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ओवरऑल लॉसेस जो है जो कोरोना लॉसेस वो पर फेज से, टोटल लॉसेस हम पर फेज से निकालते हैं तो ओवरऑल लॉसेस निकालेंगे फेज से, तो हमारा 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कोरोना लॉसेस हमारा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंगल फेज टू 3 फेज कन्वर्जन इज डन बाई। तो सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्जन वो किससे करते हैं? फेज स्प्लिटर से। क्वेश्चन नंबर 45 इज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल देन इंडक्टेंस। तो अगर ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में हमें रखते हैं कंडक्टर्स को तो हमारा इंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है ट्रायंगुलर के अंदर। और हमारा कैपेसिटेंस का अगर क्वेश्चन आए कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस जो है ट्रायंगुलर में इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि हमारा इंडक्टेंस इसमें डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो हमारी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी या जो मैक्सिमम पावर होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ़ कोर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन ईडी करंट लॉस। कोर रेजिस्टेंस अगर हमारा बढ़ जाएगा तो ईडी करंट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टिव पाथ होगा। तो यहाँ पे हमारा ईडी करंट कम होने से करंट लॉसेस जो है ईडी करंट लॉसेस वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिंग ऑफ स्टैम्प्ड लेमिनेशन इज डन टू। तो एनीलिंग किस लिए की जाती है? टू ऑप्टिमाइज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। टू ऑप्टिमाइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड्स। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि विच इज़ नॉट द वोल्टेज कंट्रोल मेथड और विच मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल हमारे पास टोटल मेथड्स क्या क्या होते हैं? ये होता है हमारे पास एक सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कैपेसिटेंस होता है, पैरेलल कैपेसिटेंस होता है, संट जिसको संट बोलते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास संट कैपेसिटेंस। यहाँ पे संट इंडक्टर भी होता है, संट इंडक्टेंस। और हम जो संट सीरीज इंडक्टेंस है वो उस मेथड को हम कभी भी यूज़ नहीं करते। तो सीरीज इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इसको हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स होते हैं हमारे पास, सिंक्रोनस कंडेंसर टाइप मेथड होता है,
या फिर और भी जिस तरह के मेथड होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ होगा कि सीरीज इंडक्टेंस जो दिया हुआ था, तो इस मेथड को हम कंट्रोल के लिए यूज में नहीं लेते। 49 क्वेश्चन नंबर 49 है, विच कन्वर्टर इज यूज फॉर बोथ मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड। तो मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड दोनों के लिए कौन सा कन्वर्टर यूज में लिया जाता है, तो ये हो जाता है ड्यूअल कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिस्टेरेसिस लॉस इज गिवन बाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसमें हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और हम जिस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है उसी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये है फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होंगे, अगर फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो गई तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या किस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास होता है एफ, जो फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्लक्स डेंसिटी, ये इसकी पावर होता है एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो है हम लेते हैं 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसके अंदर वी दिया हुआ था हमारे पास और करंट दिया हुआ था। तो यहाँ से हमें निकालना था कि इंडक्टेंस कितना होगा। तो अगर करंट हमारे पास टी की फॉर्म में दिया हुआ होता है, जैसे 3t+4 या जो भी, तो हम di/dt करके निकाल लेंगे। या तो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, di/dt दिया हुआ है, तो L निकालना है हमारा, तो यहाँ से L आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्टेडी स्टेट एरर इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो ये भी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो स्टेडी स्टेट एरर किसको यूज करके रिड्यूस की जाती है, तो ये होता है इंटीग्रल कंट्रोल। इंटीग्रल कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 53 है, द कर्व ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। तो ट्रांसमिशन लाइन का कर्व जो है किस प्रकार का होता है, हम नॉर्मली देखते हैं कि लाइंस का कर्व जो इस तरह से होता है, तो इसको हम बोलते हैं कैटेनरी कर्व। क्वेश्चन नंबर 54 है, फॉर कांस्टेंट वीए ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। तो ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी या किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, ये होता है VI cos phi अपॉन VI cos phi प्लस लॉसेस। तो किसी भी एक हमारे पास VI जो है, इसके अंदर VA जो वोल्ट एम्पियर है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। गिवन करंट और वोल्टेज के लिए हमारे पास लॉसेस भी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हमारे किस पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा पावर फैक्टर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर दे रखा नेक्स्ट 55, वोल्टेज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन देन रिवर्स्ड इन अदर डायरेक्शन, लॉसेस एसोसिएटेड विद दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन में, उसके बाद रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन में, तो इस तरह का कोई फिनोमेना हमारे पास होता है। तो इसके लॉसेस जो भी यहाँ से एसोसिएटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये फिनोमेना जो होता है हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप जो होता है, हम उसके अंदर ये फिनोमेना हमारे पास हैपन होता है। तो यहाँ से लॉसेस हमारे पास हो जाएंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास पूछा है लोड पावर एनर्जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एनर्जी मीटर हैविंग ए मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर इज फाउंड टू मेक 5 रिवोल्यूशंस इन 75 सेकेंड, द लोड पावर इज। तो हमारे पास मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिए हुए हैं और टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें लोड पावर कैलकुलेट करनी है। तो मीटर कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपॉन P इंटू टी। P यहाँ पे होता है लोड पावर और T हमारे पास टाइम होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, K दिया हुआ हमारे पास 1200, रिवोल्यूशन कितने दिए हमारे पास 5, अपॉन में P हमारे पास निकालना है, और T दिया हुआ है हमारे पास 75 सेकेंड। तो T के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा T/3600 ये फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 75 अपॉन 3600। अगर सेकंड में हमें टाइम दिया होता है तो हम यही यूज़ में लेते हैं T/3600। तो यहाँ से हमारे पास P आएगा, P कैसे निकालेंगे, P इंटू 75 अपॉन 3600 इक्वल टू 5 अपॉन 1200। यहाँ से P आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 1200 इंटू 75 इंटू 3600, तो जाएगा 3
तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इफ़ पी एवरेज इज़ 1.25 किलोवाट एंड मैक्सिमम डिमांड इज़ 2 किलोवाट, देन फाइंड द लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर हमारे पास क्या होता है, लोड फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पी एवरेज अपॉन पी मैक्स, मैक्सिमम डिमांड जो दी हुई होती है। तो हमारे पास पी एवरेज दिया हुआ है 1.25 किलोवाट और पी मैक्सिमम दिया हुआ है 2, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लोड फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दिया हुआ बाइनरी के अंदर हमें फाइंड आउट करना है 24 - 14, ये डेसिमल में है, ये बाइनरी में क्या होगा, ये जो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो बाइनरी में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 24 - 14 कितना होता है हमारे पास 10। तो 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं हम 8421 करके लिख सकते हैं आप, अगर आपको पता नहीं हो, वैसे तो सब लोगों को पता होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 1010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 59। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 4 ओम, लेंथ दी हुई है 2 मीटर और एरिया दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर। तो वो रजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से रजिस्टर का फॉर्मूला पता है हमें, R = ρl/A। यहाँ से हमारे पास रजिस्टिविटी आ जाएगा, हो जाएगा 4 इंटू एरिया दिया हुआ है 4 अपॉन लेंथ दी हुई है 2 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। और ये 8 क्या आ जाएगा 8 ओम मीटर, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस दिए हुए थे पैरेलल में और करंट दे रखा था 1 एम्पियर है, तो हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना था। तो इस रेजिस्टेंस जो भी दिया था इसका सर्किट तो मेरे पास नहीं है, तो इस तरह के आप पैरेलल या सीरीज में रेजिस्टेंस का कोई भी कॉम्बिनेशन लेके और वहाँ से वोल्टेज फाइंड आउट करने के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2018 में जो ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि पेपर पैटर्न क्या है। और मैंने पहले भी बहुत बार बोली हूँ, हर वीडियो में ये बताया है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो कितने कम है और जो है वो भी बहुत ईजिली आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो है जो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जो है उन पर ज़्यादा फोकस करें। और टेक्निकल पेपर जो है वो बहुत इजी आता है, जैसा आपने देख लिया है यहाँ पे। तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। आगे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।